नमस्कार दोस्तों। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी कब इलेक्टोक्रेसी में बदल जाएगी? जनता के द्वारा इलेक्टेड किए हुए कब उनके जगह पर सेलेक्टेड आ जाएंगे, कहना मुश्किल है। डेमोक्रेसी का नया रंग इलेक्टोक्रेसी कई रंग दिखा रहा है। इसी रंग में सत्ता का परिवर्तन बिहार में भी हुआ। बिहार में सत्ता परिवर्तन के साथ जो एक नायक की भूमिका में बिहार को जो मुख्यमंत्री मिला है, श्री कृष्ण बाबू, एक बड़े लंबे टाइम तक बिहार का नेतृत्व किया और उनकी तोती बोलता था। वो एक इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में थे जब जवाहरलाल नेहरू जी को भी जवाहरलाल नेहरू कहकर पुकार सकते थे। मैंने सत्ता का धमक उनके पास कैसा रहा होगा, किस तरह का मिजाज रहा होगा जब देश के प्रधानमंत्री को उनके नाम से पुकार दिया करते थे। या दोस्ती का तकाजा होगा या बराबर का स्टेटस होगा। दूसरे नाम के रूप में उनके बाद मुख्यमंत्री के रूप में बहुत लंबे टाइम तक रहे नहीं। कांग्रेस की अपनी उथल पुथल की परिस्थिति जो भी रहा होगा और पृष्ठभूमि कुछ ऐसा बनता चला गया कि जातीय हिंसा बिहार में, दलित, ओबीसी, अपर कास्ट, आदिवासी सब लगभग 71 में रूपस चांदपुरा लगभग 14 आदिवासी लोगों को जला देना और नाम जिनका आया वो कांग्रेस के बिहार के अध्यक्ष कभी रहा करते थे और श्री बाबू के टाइम में मंत्री भी रहे। तो बड़ा बवाल रहा। उसके बाद एक नेता निखर कर आए और समाजवादी पृष्ठभूमि से लालू प्रसाद यादव गरीबी को मसीहा के रूप में 15 साल तक राज किए। उनकी रैलियां भी अजब गजब हुआ करता था। गरीबों की रैली, लाठी पिलावन गरीब रैली, और उन गरीब रैली करते करते 2005 आते आते वो गरीब कब वहाँ से शिफ्ट हो गए दूसरी धारा में, जहाँ पे एक दक्षिण पंथ और एक मॉडरेट समाजवाद से टूटता हुआ एक अपना एक परिस्थिति बनाता हुआ नीतीश कुमार की तरफ। और फिर नीतीश कुमार एक महानायक के रूप में आए। जितने भी मुख्यमंत्री लगभग अभी मैंने बताया तीनों का जो नायक की भूमिका है वो धीरे धीरे सत्ता के नज़दीक जब अंत का बात हुआ तो बिहार कैसे उसको याद करता है, कैसे उसको समझता है, उसकी बारीकियों को समझना बहुत जरूरी है। उसमें लालू प्रसाद यादव की एक अपनी पार्टी आज भी है और आज भी पार्टी टूटेगी नहीं। जनाधार का बिखराव होना, कभी वापस आ जाना, ये पार्टी चलते रहता है। अब नीतीश कुमार जी की पार्टी का क्या सीन होना है? हालांकि नीतीश कुमार जी की जो पार्टी बहुत पहले टूट चुकी है। वो उसे पार्टी जब शरद जी, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह और बड़े बड़े जो कद्दावर जो समाजवादी नेता हुआ करते थे वो लोग पार्टी से निकल चुके थे। तो पार्टी तो है, बट पार्टी को किस तरह से नीतीश बाबू ने चलाया है उसको बोलते हैं पीए मॉडल। अब पीए मॉडल जब से चलाने लगे तो जो कद्दावर नेता हुआ करते थे, जो जनता के प्रति जवाबदेह होने वाले नेता हुआ करते थे, जो समाजवादी पृष्ठभूमि से आया करते थे, जिनकी एक अलग अपनी आइडियोलॉजी थी, वो लोग सारे इनका जो पीए सिस्टम मॉडल जो चला उसकी वजह से निकलते चले गए या ऐसा किनारे कर दिए गए। इस तरह की परिस्थिति होता गया। आप लोग शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और दिग्विजय सिंह जो श्रेयसी सिंह के फादर हुआ करते थे, तो इन सब का वही असर हुआ। अब पीए मॉडल में क्यों करा? क्योंकि जैसे आरसीपी सिंह आए। आरसीपी सिंह कहाँ से आए? बेनी प्रसाद वर्मा का पीए हुआ करते थे, वहाँ से उनको पार्टी में लाया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँचा दिया। उसी तरह से वर्तमान में जो भी है संजय झा कभी राजीव प्रताप रूडी का पीए हुआ करते थे, आज वो वर्किंग प्रेसिडेंट है। इसी तरह ललन सिंह है। ललन सिंह
जेपी क्रांति के रूप में दुनिया जानती है। तो जेपी जी की भांजी हुआ करते थे सुधा श्रीवास्तव, और वो बिहार सरकार में मंत्री थी। उनका पीए ललन सिंह हुआ करते थे। तो वहां से उठाकर लाए ललन सिंह को। अभी जितने भी जो 3 नेताओं का जो नाम मैंने बताया, ये सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता का पीए रह चुके हैं, और उनको पार्टी के सर्वोच्च पद पे बैठा दिया गया। तो स्वाभाविक है, बड़े बड़े कद वाले नेता का जाना या किनारे लगना स्वाभाविक था। इस मॉडल से नीतीश कुमार चला रहे थे। अब रही बात कि नीतीश कुमार की पार्टी टूटेगी नहीं, बट जनाधार का बिखराव होना या ना होना कुछ दिनों के बाद पता चलेगा। बट जो इंटैक्ट, जो अपने जनाधार को बखूबी अभी तक रखे हुए लालू प्रसाद यादव इतने सालों, इतने चुनावों में हार के बावजूद, अगर मैं 2020 की बात करूं तो 110 सीट था और 37.1% वोट लाए थे। अभी 2025 का जो चुनाव हुआ उसमें इनका इजाफा ही हुआ वोट परसेंटेज में। बेशक इनके जो अलाई है 110 से 135 पे आ गए, लेकिन इनका वोट परसेंट 37.64% का बढ़ोतरी हुआ, इतना आया। और एक जो चंक है नीतीश बाबू के साथ में 16 से 20% के आसपास, उसमें थोड़ा सा भी संविधान बचाओ के नाम पे जो महादलित है या कोई दलित है, जो इंटैक्ट अभी तक है नीतीश बाबू के साथ में, उसमें अगर डेंट लगा दिए गए तो पार्टी का जनाधार कम हो सकता है। और इस पे सिर्फ आरजेडी की नजर नहीं है, इस जनाधार पे बीजेपी की भी अपनी आंखें लगी हुई है। और वो किस तरह से इनको अपने पक्ष में करेंगे, पूरी जमात को कैसे एक तरफ करना है, कुछ जैसे लीडर पैदा कर दिए जाएंगे। अब रही बात, नीतीश बाबू ही इस बात को समझते हैं। आज का जो सम्राट चौधरी का जो राज्याभिषेक हुआ है, ये नीतीश बाबू ने क्यों मुहर लगाया, उसके पीछे की भी राजनीति है। निशांत कुमार का कैसे सेट किया जाए, अगर कोई दूसरा रहेंगे तो शायद पता नहीं क्या रहेगा। बिहार की राजनीति में कितनी उनके लिए अपेक्षा रहेगा राजनीति करना, बहुत कुछ डिपेंड करता है। जो वर्तमान में बिहार का नेतृत्व करेगा उस पर भी। तो ये पसंदीदा सम्राट चौधरी नीतीश जी के करीब आते आते और सारे चीज़ों को देखने परखने से इनको इतना कॉन्फिडेंस हो चुका था कि ये शायद जो मेरी अपेक्षा है वो शायद खरा उतर जाएंगे, ऐसा वो सोच रहे होंगे, इसलिए इनका चुनाव हुआ। और ये बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कच्चे खिलाड़ी होंगे। सम्राट चौधरी का जलवा आज नहीं, जब अटल बिहारी वाजपेयी बस यात्रा कर रहे थे इस्लामाबाद में 1999 में, आज से 27 साल पहले, तब ये मंत्री बन चुके थे। आज के जितने भी बिहार में बड़े बड़े जो कद्दावर नेता, इनके आसपास में नहीं, इनकी जो प्रशासनिक पकड़, राजनीतिक पकड़ जो है, इनके अनुभव की दाद देनी होगी। उस वक्त मोदी साहब भी मंत्री नहीं बने हुए थे। आप समझ सकते हैं कि कितने अनुभवी और कितने पुराने, कितने मजे हुए होंगे जिनकी मंत्री ही बनना 99 में हो चुका था, आज से 27 साल पहले। सोचिए, तो आप इनको कम मत आकिए। और पार्टियों का भी अनुभव रहा है। राज्य सरकार में मंत्री बनना 1999 में, फिर विवाद होना, चूंकि 95 में एक कुछ है इनके ऊपर केस, राजनीतिक केस कह लीजिए, या 7 लोगों की मौत हुई, तो उनमें एक केस चला था जिनमें इनको जेल भी जाना पड़ा था। बट जेल से निकलने के लिए इन्होंने अपने एज को नाबालिग घोषित किया और जहाँ से वो निकल गए। तो ये 95 की बात है, और 99 में मंत्री बनते हैं तो 19 वर्ष ही हुआ। तो 19 वर्ष में आप बन नहीं सकते थे, कम से कम 25 साल या 30 साल चाहिए था विधान परिषद में, और विधानसभा में कम से कम 25।
तो एज फैक्टर के वजह से राज्यपाल को ये 164 अनुच्छेद से ताकत मिलता है, 163 या 164 में, कि आप इसको बर्खास्त कर सकते हैं अगर, और उस पर इनको वेतन भत्ता जो भी मिल रहा था वो भी वापस लौटाना पड़ा। ये राज्यपाल उस वक्त और मुख्यमंत्री में ठनाठनी हो गई थी, और ये होता ही है। तो इनका अनुभव काफ़ी पुराना है। आरजेडी से होता हुआ जब इन्होंने देखा कि आरजेडी का नैया डूबने लगी है, तो वहाँ से निकल गए। फिर वो हम पार्टी जब बनकर मांझी जी मुख्यमंत्री के रूप में आए, तो हमका सहयोग देने लगे, मांझी जी की बड़ाई करने लगे, वहाँ पे आ गए। फिर जदयू में रहे, जदयू में 2017 में टाटा बाय कर दिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के दामन थामते ही 2023 में जब ये वापस नीतीश कुमार जब वापस आरजेडी के साथ चले गए, तो इन्होंने वो सारी चीज़ें राजनीतिक मर्यादा को लांघने जैसा ही कह सकते हैं, शब्दों की गरिमा को तोड़ा, और मुरेठा से लेकर पता नहीं क्या क्या वो सब चीज़ें होता रहा। और फिर वापसी सरकार भी बना लिया साथ में मिलकर। बड़ा असहज भी था। फिर इनका मुरेठा भी खुला और उप मुख्यमंत्री साथ में रहे। अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब मुख्यमंत्री बने, अब आने वाला जिस तरह का 3 मुख्यमंत्री का मैंने बताया, क्या इनकी भी संभावना 10-15 साल का रहेगा? मुझे लगता है ये कम रहेगा। बीजेपी कभी भी ऐसा चांस नहीं लेता जहां किसी भी क्षेत्रीय नेतृत्व को इतने लंबे टाइम तक दिया जाए, खासकर आज की जो बीजेपी है। आज की बीजेपी कॉर्पोरेट तौर तरीके से काम करती है। इनका पोस्टिंग ट्रांसफर, प्रोडक्टिविटी, बहुत सी चीजों को ध्यान रखते हैं। जिस बीजेपी को आज हम देख रहे हैं, क्या वो बीजेपी CCC जो नीतीश बाबू कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे CCC से? क्राइम, कम्युनलिज्म एंड करप्शन, 3 चीज नीतीश बाबू कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया। अब इन 3 के ऊपर टॉपअप के रूप में जो आज की जो मीटिंग हुई है इनके सारे IAS पदाधिकारी लोगों के साथ में, उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि 3C और इसमें ऐड कर दिया गया। वो 3C क्या? कमांड, कंट्रोल, कंट्रीब्यूशन। अब इस मॉडल पे सम्राट चौधरी काम करेंगे पूरा कॉर्पोरेट तौर तरीके से। बिहार कितना आगे बढ़ता है आने वाला टाइम बताएगा। आज के लिए बिहार समाचार तक सीमित रखता हूं। थैंक यू सो मच।